महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 10। कलयुग बोला, देखो राजन, खुली आंखों से देखो मेरी सत्ता, मेरा साम्राज्य, मेरा प्रभाव। कलयुग की अहंकार भरी वाणी का उत्तर देते हुए राजा परीक्षित बोले, मैं तुझे अपने राज्य से बाहर निकाल फेंकूंगा। कलयुग, तू क्या समझता है? मेरी शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई है। कलयुग बोला, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। राजन, मैंने तुमसे अधर्म कार्य करवाया और भविष्य में और भी अनुचित कार्य कराऊंगा और तुम करोगे, यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। पलंग पर लेटे हुए राजा बेचैनी से बार बार करवट बदल रहे हैं और अचानक चौंक कर उठ बैठते हैं। सुबह हो चुकी थी, सूर्य देव निकल रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम किया। प्रभु, यह मैं कैसा स्वप्न देख रहा था? क्या सचमुच कलयुग का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है? क्या सचमुच मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है? उसी समय कक्ष में महारानी का आगमन हुआ। रानी विनीत भाव से कहती है, महाराज, स्नान आदि से निवृत्त होकर राजमुकुट धारण करें। राज दरबार में पधारने का समय हो रहा है। ओह हाँ, अवश्य महारानी। यह कहकर राजा परीक्षित दूसरे कक्ष में चले गए। वहां से बाहर निकलते हैं तो राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं। राज मुकुट उठाकर पहनते हैं। मुकुट पहनते ही कलयुग उनके मस्तक पर सवार हो जाता है। फिर दरबार में पहुंचते हैं। मंत्री आदि बैठे हुए हैं। राज सिंहासन पर बैठते ही घोषणा करते हैं, आज हम शिकार खेलने जाएंगे। सभी मंत्री आदि आश्चर्य से राजा की ओर देखने लगे। तब राजा परीक्षित पुनः बोले, आप सभी आश्चर्य से मुझे क्यों देख रहे हैं? हम राजा हैं और शिकार खेलने जाना राजा की शान है। शीघ्र ही हमारा रथ तैयार किया जाए। आज्ञा का पालन हो। राजा का आदेश सुनकर सभी दरबारी सिर झुकाते हैं। थोड़ी देर बाद हाथ में भाला लिए हुए दरबान उपस्थित हुआ और अपने सीने पर हाथ रखकर सिर झुकाते हुए बोला, महाराज की जय हो। रथ तैयार है महाराज, और शिकार खेलने हेतु धनुष, बाण, भाला, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र रथ में रख दिए गए हैं। यह कहकर दरबान पुनः उसी मुद्रा में झुका और पीछे हटता चला गया। राजा परीक्षित ने हाथ उठाकर सभा विसर्जित की और स्वयं उठकर बाहर निकले। बाहर रथ खड़ा था। सारथी घोड़े की लगाम पकड़े बैठा था। रथ पर सवार होने के बाद राजा ने कहा, सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ। एक सैनिक मेरा शाही घोड़ा लेकर मेरे पीछे आए। राजा का आदेश सुनकर सारथी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया। घोड़े जंगल के रास्तों पर चल पड़े। काफी देर तक रथ चलता रहा। पीछे पीछे घोड़े पर सवार सैनिक चल रहे थे। रथ घने जंगलों में पहुंच गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, रथ रोको सारथी। घोड़े की लगाम को खींचकर सारथी ने रथ रोक दिया। तो राजा ने एक सैनिक की ओर देखते हुए कहा, सैनिक। सैनिक ने सिर झुकाया, जी महाराज। राजा परीक्षित पुनः बोले, मुझे प्यास लग रही है। प्यास के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है। जाकर पता लगाओ, आसपास कहीं जल मिले तो ले आओ। जल का पता लगाने के लिए सैनिक जंगल में चला गया। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब सैनिक वापस नहीं आया तो राजा परीक्षित ने सारथी से कहा, सारथी,
विकलता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। कंठ सूख रहा है। सैनिक का दूर दूर तक पता नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं स्वयं आसपास देखता हूँ। सारथी ने सिर झुकाया। राजा परीक्षित म्यान सहित तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ गए। घने जंगलों में थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के नजदीक पहुंचकर राजा ने देखा कि एक ऋषि तपस्या में लीन है। ऋषि के निकट पहुंचकर राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिराज, आंखें खोलिए ऋषिराज। मैं राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल होकर जल हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ऋषिवर, कृपा करके मुझे जल प्रदान करें। प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। इतना कहने के उपरांत भी ऋषिराज पूर्ववत ध्यान अवस्था में बैठे रहे। राजा पुनः बोले, ऋषिवर, आपने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं दिया। भगवान, कृपा करके मुझे जल प्रदान करें। प्यास के कारण मेरा कंठ सूखा जा रहा है। यह कहकर राजा परीक्षित ऋषि की आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु ऋषिराज पहले की भांति ध्यान में बैठे रहे। राजा के मुकुट में हंसते हुए कलयुग का दृश्य दिखाई देने लगा। कलयुग सिर हिलाकर मन ही मन कहता है, राजा परीक्षित, उचित समय अब आया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करने का उचित समय। हंसी आती है मुझे तेरी मूर्खता पर राजा परीक्षित। स्वर्ण का राज्य प्रदान करके तुमने मुझे अपने मस्तक पर बिठा लिया, और देखो, मस्तक पर बैठकर मैंने तुम्हारे मस्तिष्क पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। अब, हाँ, अब जो मैं चाहूंगा वही तुम करोगे राजा परीक्षित, वही तुम करोगे।